हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमें इज़ इंडिया अ फेडरल कंट्री या टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि बेसिकली इंडिया को फेडरल कंट्री हम क्यों कहते हैं, या ऐसी कौन से फीचर्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बताती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये पढ़े थे, कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था कि अगर एक कंट्री फेडरल कंट्री है या फेडरलिज्म के बेसिस पर उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रिंसिपल्स, जो भी चीज़ें आप लगा लो, रूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें, तो एक कंट्री फेडरल कंट्री क्यों होगी, क्या क्या फीचर है फेडरलिज्म के, वो सब हमने पढ़े थे। कि दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि अपना अपना एक लीगल एरिया होता है कि इतने इस एरिया के अंडर ये काम, ये बेसिकली ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट काम करेगी, ये सब चीज़ें। और ये भी हमने पढ़ा था कि बेसिकली एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने बेसिस पर, यानी कि बिना डिस्कशन के खुद से कोई भी चेंज नहीं लेकर आ सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में पढ़ा था। ये भी थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जब भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल करके एक नई यूनिट बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स हो गए, छोटी छोटी आप कंट्रीज लगा लो, कुछ भी लगा लो, जब ये मिल करके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी बची रहे, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, और वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करे, इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जैसे कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखें तो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ बेसिकली मिल करके एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं। ये हो गए कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ऐसी भी, अब आप ये लगा लो कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी जो फेडरेशन की, इसमें हमने ये देखा कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं इनके पास इक्वल पावर होती है। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट होती है इनके पास। सेकेंड रूट जो हम देखें कि जहाँ पर लार्ज कंट्री होगी, डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जो लार्ज कंट्री है वो नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे करके अपनी पावर को डिवाइड करेगी। ठीक है, जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है क्योंकि ये बड़ी कंट्री है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि सेंट्रल पावर जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पर सेंट्रल पावर जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होंगी उनके पास अनइक्वल पावर, इन द सेंस कि इक्वल पावर नहीं होगी सबके पास। ठीक है, कुछ यूनिट के पास स्पेशल पावर भी होती है। तो ये सब हो गया, और ये जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ये सिर्फ बड़ी कंट्रीज में होता है। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब हमने पहले ये देखा कि छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी, यानी कि इन्होंने डाइवर्सिटी को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी बेसिकली। लेकिन वास्ट कंट्री यानी कि बहुत बड़ी कंट्री का क्या, जैसे कि इंडिया जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन बहुत सारे, रीजन्स बहुत सारे बेसिकली, तो ऐसी कंट्री का क्या, ऐसी कंट्री का क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे तो इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब कि बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे बेसिकली वो इंडिया के पार्ट बन गए। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ
स्टेट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो आकर के ऐड हो गए थे और बहुत सारे स्टेट्स भी थे, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि बहुत सारे स्टेट्स को कहा जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो प्रिंसिपल्स है, इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, पर कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमारे इंडियन यूनियन जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रिंसिपल्स है वो फेडरलिज्म पर बेस्ड है, पर वहाँ पर कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है। अगर हम बैक जाए, जो हमने 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े थे, तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी सारे फीचर्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई हो सकते हैं। सारी चीज़ें हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call central government, representing the Union of India and the state government. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट, जिसको बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, जो कि इंडिया के यूनियन यानी कि एक बेसिकली यूनियन इन द सेंस एक गवर्नमेंट हो गई जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, एक गवर्नमेंट, तो वो हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेटर ऑन बाद में 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म भी ऐड किया गया। ठीक है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के फॉर्म में, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है ये अपनी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन यानी कि बेसिकली इनके पास अपनी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि अपना अपना एरिया है। ठीक है, जहाँ पर ये रूल करेंगी। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the Union and the state government. Thus, it contains 3 lists. अब Constitution ने बेसिकली जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, उसका क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि यूनियन लिस्ट जो है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से मैटर्स को इंक्लूड करेगी, यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि कंट्री का डिफेंस हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी। तो बेसिकली ये सारे जितने भी मैटर्स हैं ये आते हैं हमारी यूनियन लिस्ट के अंडर। इन सब मैटर को इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। इन सब चीज़ों पर हमको यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी कि सेम पॉलिसी चाहिए होगी पूरी कंट्री में। ठीक है, अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो खुद अकेले इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये जो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है इनसे रिलेटेड अकेले लॉ बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। अब जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद बना सकती है। उन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन है, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट बेसिकली स्टेट लिस्ट में मेंशन है उससे रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। और जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो बेसिकली सब्जेक्ट है, जैसे कि जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उनसे रिलेटेड लॉ सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि अकेले बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बना सकती है, और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकती है। अब कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी कि बोथ यानी कि कॉमन इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉमन जो सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, अब दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इन जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, अगर इनके लॉ को रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई और लॉ बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई और लॉ बना रही है, या फिर बेसिकली लॉ से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल यानी कि वो लॉ रहेगा जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है। अब ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं आते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है जो कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम करे, यानी कि जो सब्जेक्ट
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए वो हो गए हमारे, उनको क्या कहते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है ऐसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर काम करने की, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो फेडरेशन है दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर से जो फेडरेशन बनती है वो इक्वल पावर नहीं देती अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। इसका मतलब स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, यानी कि इंडियन यूनियन में, इंडिया में जो स्टेट्स है सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर नहीं होगी, आइडेंटिकल पावर नहीं होगी। कुछ स्टेट जो है स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते होंगे, उसका भी एक रीज़न होगा कि इस स्टेट को स्पेशल पावर क्यों दी है। जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, बेसिकली ये सब जो स्टेट है ये स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371। क्यों होता है ऐसा कि इनको स्पेशल पावर मिलती है? ताकि इनके सोशल जो सर्कमस्टांसेस है वो बचे रहे, इनके जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है वो बचे रहे, ठीक है। अब ये जो स्पेशल पावर है ये इनके लैंड राइट की सिक्योरिटी की वजह से भी लगा सकते हैं। बेसिकली दी स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट ऑफ इंजीनियस पीपल, ताकि इनका कल्चर बचा रहे, यहाँ के लोगों का जो लैंड राइट है उसकी प्रोटेक्शन बनी रहे, ठीक है, ये सब चीज़। अब इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है स्टेट के, यानी कि जो असम के, नागालैंड के, ये जो स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है या फिर यहाँ पे विजिटर है या कहीं और से यहाँ इस स्टेट में आए हैं, वो यहाँ पर अपना कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते, अपना कोई भी घर यहाँ पर नहीं खरीद सकते, ठीक है। कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर, ठीक है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, और ऐसे कुछ और स्पेशल पावर प्रोविजन जो है इंडिया के और भी स्टेट्स के लिए मेंशन्ड है। अब कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं इंडियन यूनियन की जिनके पास बहुत कम पावर होती है। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं इंडिपेंडेंट स्पेस बनने के लिए, यानी कि इन स्टेट्स का एरिया थोड़ा छोटा होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, बट विच could नॉट बी मर्ज विदाउट एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए जिनके पास कम पावर होती है, इनका एरिया कम होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए। ये एरिया हो गए जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर कैपिटल सिटी दिल्ली। तो ऐसे एरिया को यूनियन टेरिटरी का नाम दिया है। ऐसे एरिया को क्या कहा है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। These territories do not have the power of state। अब ये जो टेरिटरीज है इनके पास स्टेट की पावर नहीं होती, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है इन एरिया को रन करने के लिए, यानी इन एरिया पर रूल करने के लिए, ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली मेंशन है, यानी कि बेसिक चीज़ है ये कि यूनियन से स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब इस पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में कोई भी चेंज लाना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। पार्लियामेंट अकेला सिर्फ पार्लियामेंट ही इस अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं ला सकता। अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो दोनों हाउसेज, यानी कि राज्य बेसिकली लोअर हाउस और अपर हाउस, जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, इन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ये जो लॉ है कि भाई हम इस चीज़ में, इस अरेंजमेंट में ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसकी सहमति, ये जो चेंज है ये सबसे पहले तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के साथ। Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। उसके बाद ही लेजिस्लेचर के थ्रू रेटिफाई होगा एटलीस्ट जो टोटल स्टेट्स है एटलीस्ट उनके हाफ से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये इसका जो प्रोसीजर हो गया इस चीज़ का, बेसिकली इसमें जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब मैटर को देखने में, ठीक है। अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन
लेते हैं. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. Union and state government have the power to raise resources by levying tax in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. अब जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकती है टैक्स लगा करके, ठीक है, ताकि उन गवर्नमेंट पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल कर सके, उसको पूरी कर सके. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रिसोर्सेज की एबिलिटी को बढ़ाए, रिसोर्सेज को बढ़ाए टैक्स लगा करके, ताकि उन पर जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उसको अटेन कर सकते हैं, उसको बचा के रख सके, यानी कि बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करके चल सके. How is federalism practiced? We will discuss this topic in the next video. I hope आपको ये वीडियो अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा. Thank you so much for watching my video and have a great day. And don't forget to like this video, share this video with your friends and subscribe the channel. Bye bye.